नमस्कार। आज हम लोग जिस शासक को लेकर के आए हैं, उनका नाम है अकबर शाह या उसे अकबर द्वितीय के नाम से जाना जाता है। वैसे अकबर जो नाम है वो इतिहास का लगभग सबसे बड़े नामों में से एक नाम है और लेकिन हम यहाँ पर उस अकबर की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन उन्हीं के वंश में जो बाद में एक अकबर आए हैं, उनकी बात कर रहे हैं। इसीलिए इनका नाम है अकबर शाह द्वितीय या इन्हीं को अकबर द्वितीय के नाम से जानते हैं। जो पहले अकबर हैं, वो हुमायूं के पुत्र हैं और जो ये दूसरे अकबर हैं, ये पुत्र हैं शाह आलम द्वितीय के। जी हाँ, शाह आलम द्वितीय के। तो आइए इस अकबर को जाने हम। उससे पहले इतिहास को पूरी तरह से फिर से एक बार रिवीजन करके हम देखते हैं कि किस प्रकार से अकबर शाह तक हम पहुंचे। क्यों? क्योंकि अकबर शाह के बाद मात्र यानी अकबर द्वितीय के बाद मात्र आखिरी बादशाह रह जाएगा जिसका नाम है बहादुर शाह जफर। जी हाँ, ये मुगल काल के आखिरी बादशाह हैं बहादुर शाह जफर। जैसा कि आप जानते हैं, मुगल काल के संस्थापक बाबर थे और मुगल काल के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर थे। मुगल काल की स्थापना होती है 1526 में और मुगल शासन का पतन होता है 1857 में। जी हाँ, तो आइए पूरे मुगल काल को एक बार हम बड़े बाकायदे से देखें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1526 में बाबर भारत पर आक्रमण करता है। ये बाबर का भारत पर पहला आक्रमण नहीं था। ये आप जानते हैं कि ये बाबर का भारत पर 5वां आक्रमण था और पहला आक्रमण बाबर ने भारत पर 1519 में किया था। ठीक, तो 5वीं बार जब बाबर भारत पर आक्रमण करता है तो उस समय भारत की जो स्थिति है उसमें सबसे मजबूत राजपूताना में राणा सांगा सबसे मजबूत शासक के तौर पर जाने जाते हैं और वो बाबर का लगभग स्वागत करते हैं। या जो भी अलग अलग इतिहासकारों का मतभेद है, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उन्होंने ही बाबर को बुलाया था, जबकि कुछ मानते हैं कि नहीं, इब्राहिम लोदी के जो चाचा हैं उन्होंने बाबर को बुलाया था। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है, इस अभी मत में हम नहीं पढ़ेंगे। तो बाबर का आक्रमण होता है दिल्ली पर 1526 में। ये पानीपत में युद्ध था और ये पानीपत के पहले युद्ध के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पानीपत में कुल महत्वपूर्ण युद्ध जो हुए थे वो 3 हुए थे। एक 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी से, दूसरा 1556 अकबर और हेमू से और तीसरा 1761 मराठा और अहमद शाह अब्दाली से। तो बाबर 1526 में आक्रमण करते हैं दिल्ली पर और उस समय दिल्ली के शासक हैं इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो हैं ये लोदी वंश के आखिरी शासक हैं, या यूं कहें तो इब्राहिम लोदी एक अफगान शासक हैं। ठीक, और ये लोदी वंश की जो स्थापना है ये बहलोल लोदी करते हैं और उस समय भारत में सल्तनत काल चल रहा होता है। आप तो जानते ही हैं कि सल्तनत काल में लगभग 5 राजवंशों ने शासन किया। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद 1206 में ही गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है। गुलाम वंश के हटते ही खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। उसके बाद तुगलक वंश की स्थापना होती है गयासुद्दीन तुगलक द्वारा और उसके बाद सैयद वंश की स्थापना होती है खिज्र खां के द्वारा और उसके बाद लोदी वंश की स्थापना होती है बहलोल लोदी के द्वारा। बहलोल लोदी सल्तनत काल में सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला शासक भी था और बहलोल लोदी का जो पुत्र है सिकंदर लोदी, ये भी एक बेहतरीन शासक के तौर पर उभरा, लेकिन ये कट्टर धुर विरोधी था हिंदुओं का। जैसा कि आप जानते हैं कि सल्तनत काल में 2 ऐसे शासक हुए जो हिंदू मां की गर्भ से पैदा हुए थे। एक फिरोज शाह तुगलक और दूसरा सिकंदर लोदी, और ये दोनों ही कट्टर हिंदू विरोधी थे, ऐसा माना जाता है इतिहास में। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
सिकंदर लोदी को ही माना जाता है कि उन्होंने गजे सिकंदरी का विकास किया था। तो फिर अभी हम इनको एक तरफ रखते हैं और 1526 में आते हैं। तो 1526 में सेना जो है काफी बड़ी है, किसकी? तो इब्राहिम लोदी की। लेकिन इस पानीपत के मैदान में पहली बार तुगलकमा युद्ध पद्धति का प्रयोग हुआ था या प्रयोग किया गया था। और पहली बार यहाँ पर उत्तर भारत में तोपों का प्रयोग हुआ था। हम उत्तर भारत में क्यों पहली बार कह रहे हैं तोपों का प्रयोग हुआ था? क्योंकि इससे पहले बहमनी और विजयनगर साम्राज्य में दक्षिण भारत में कई बार तोपों और बारूद का प्रयोग का जिक्र और उल्लेख मिल चुका है। तो फिर हम उत्तर भारत में ही रहते हैं। इस युद्ध के बाद बाबर ने अपना पैर जमा लिया, लेकिन उत्तर के राजाओं को लगता था कि बाबर ये युद्ध करके, पानीपत का युद्ध करके पानीपत से फिर विदा ले लेगा, भारत से चला जाएगा धन को लूट करके। लेकिन बाबर के पास जाने के लिए कहीं था ही नहीं। वर्तमान उज्बेकिस्तान से वो आया था, लेकिन आज उसके पास उस समय कहीं जाने के लिए नहीं था, क्योंकि उसके साम्राज्य पर दूसरों का आधिपत्य हो चुका था। अब जब बाबर यहीं का हो गए कि रह चुका, तब उसे फिर से युद्ध करना था। किससे? अलग अलग राजवंशों से, अपने आप को भारत में मजबूती से गड़े रहने के लिए। तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद फिर युद्ध होता है खानवा का। ये युद्ध बाबर के लिए बहुत ही निर्णायक युद्ध था। क्यों? क्योंकि इस समय उसका जो युद्ध था वो भारत के सबसे ज्यादा शक्तिशाली योद्धा राणा सांगा से हुआ। लेकिन इस युद्ध में भी बाबर ने अपनी मुगलिया सल्तनत को बनाए रखा और राणा सांगा की हार होती है। इसी युद्ध में राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र जो राजा भोज हैं, या यूं कहें कि जो मीराबाई के पति हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। राणा सांगा बुरी तरह घायल होकर के आ जाते हैं और सन 1528 में उन्हीं के घर वालों द्वारा उनको विष देकर के मार दिया जाता है। ठीक, अब बाबर ने भारत में 2 युद्ध लड़ लिए हैं, एक पानीपत का युद्ध, दूसरा खानवा का युद्ध। तीसरा पानीपत, खानवा, अब ये तीसरा युद्ध है चंदेरी का युद्ध। यानी पानीपत का पहला युद्ध 26, खानवा का युद्ध 27, चंदेरी का युद्ध 28 में उसे फिर से युद्ध लड़ा चंदेरी के राजा, जो चंदेरी में युद्ध हुआ था मेदिनी राय से। बाबर मेदिनी राय से युद्ध लड़ता है, लेकिन मेदिनी राय से भी युद्ध बड़े आसानी से वो जीत जाता है और बाबर अब लगभग अपने आप को भारत में स्थापित कर चुका। लेकिन बाबर का भी ये युद्ध, अभी एक युद्ध बाकी है जिसे घाघरा के युद्ध के नाम से जानते हैं। ये जो सारे युद्ध हैं ये स्थान विशेष के नाम पर रखे गए हैं। जैसे पानीपत का युद्ध पानी में हुआ था, पानीपत का युद्ध पानीपत में हुआ था हरियाणा में, खानवा का युद्ध खानवा में हुआ है, चंदेरी का युद्ध चंदेरी में हुआ है, घाघरा का युद्ध घाघरा में हुआ है, और घाघरा का जो युद्ध था वो अफगानों से था। तो इस प्रकार बाबर ने अपने चारों लड़ाइयां जीते और 1530 में बाबर इस दुनिया से विदा ले लेता है, यानी बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर के 4 पुत्र हैं, कामरान, अख्तरी, हिंदाल और हुमायूं। वो अपने सबसे ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं को बुलाता है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उत्तराधिकार का युद्ध हो, मेरे पुत्र आपस में लड़े, कटे, मरे। और इसलिए उसने अपने सबसे ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं से कहा कि वो अपने सारे भाइयों में बराबर बराबर राज्य को बांट दे। हुमायूं अपने 4 भाइयों में बराबर बराबर राज्य को बांट देता है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि बांटने के बाद हुमायूं का राज्य कमजोर हो जाता है। और हुमायूं कमजोर हो जाता है, उस समय हुमायूं को बार बार चुनौती देने वाला एक गुजरात का शासक बहादुर शाह था और दूसरा बिहार और बंगाल का शासक शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी ये वही है जो खानवा के युद्ध में कहा जाता है, चंदेरी के युद्ध में कहा जाता है कि बाबर की सेना में था और बाबर की तरफ से लड़ा था, ऐसा माना जाता है। ठीक, अब युद्ध होता है, बार बार इसे युद्ध लड़ना पड़ता है हुमायूं को, और हुमायूं अपनी शासन सत्ता को संभाल नहीं पाता है। और जब उसका युद्ध होता है शेरशाह सूरी से चौसा में ये पूरा किस्सा हम बता चुके हैं, बस रिवीजन है तो इसलिए हम पूरे डिटेल में उसके नहीं जाएंगे। तो फिर जब युद्ध होता है, इस युद्ध में हार जाता है हुमायूं, और हुमायूं को हार करके गंगा नदी में अपने घोड़े के साथ कूदना पड़ता है। एक भिस्ती द्वारा उसकी जान बचाई जाती है। कहा जाता है कि एक दिन का सुल्तान उस भिस्ती को बाद में हुमायूं ने बनाया था। आगे बढ़ते हैं।
अब हुमायूं फिर से भाग कर आता है और अपने भाइयों से सहायता मांगता है, लेकिन उसके भाई सहायता नहीं देते हैं और कन्नौज का फिर से कुछ सेना जुटाकर कन्नौज में फिर से शेरशाह सूरी से युद्ध होता है और इस युद्ध को भी शेरशाह सूरी जीत लेता है और यहाँ से मुगल वंश का लगभग भारत से सफाया हो जाता है और भारत में शूर वंश स्थापित हो जाता है। ये घटना है 1540 की। यानी 1526 में जिस राजवंश को स्थापित किया था बाबर ने, उस राजवंश को 1540 में उसी के पुत्र हुमायूं ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया भारत से। अब यहाँ पर सूरवंश चलता है और ये सूरवंश लगभग 1556 तक चलता है। 1556 में जब सूरवंश कमजोर हो गया है, शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई है, उसके पुत्र इस्लाम शाह की मृत्यु हो गई है, तब जाकर फिर से हुमायूं आता है और हुमायूं राजा बनता है। हुमायूं युद्ध लड़ता है, उस युद्ध का नाम है सरहिंद का युद्ध और सरहिंद की युद्ध के लड़ने के बाद हुमायूं फिर से राजा बन जाता है। लेकिन कुछ ही दिन बाद वो अपनी सीढ़ियों से गिर करके क्या हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। हुमायूं की फिर से मृत्यु हो गई, हुमायूं अब मर गया। अब फिर से उसका जो पुत्र है, जो उस समय दिल्ली में नहीं है, आगरा में नहीं है, वो पंजाब के कालानौर नामक एक स्थान पर है जिसका नाम है अकबर, जिसका जन्म 1542 में हुआ था। अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में हुआ था वहां पर। तो वो अब दिल्ली की तरफ आ रहा है, लेकिन इधर जो बिहार का शासक या बंगाल का जो शासक या सेनापति है जिसका नाम हेमू है, वो आक्रमण कर देता है आगरा और दिल्ली पर और आगरा और दिल्ली को जीत लेता है। आगरा और दिल्ली का सेनापति भागकर जब बैरम खान के पास जाता है, बैरम खान अकबर का संरक्षक है, उसे हुमायूं ने अकबर का संरक्षक नियुक्त किया था। जब जीत जाता है और बैरम खान के पास जाता है तो बैरम खान उस सेनापति की गर्दन काट देता है और कहता है कि ये युद्ध अभी बाकी है। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में होता है हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के बीच। उस समय अकबर 13 से 14 साल के बीच का एक छोटा सा बालक है और उसका संरक्षक बैरम खान है। ये युद्ध एक तरफा लगभग लग रहा था कि इसमें हेमचंद्र विक्रमादित्य जीत जाएगा, लेकिन एक सनसनाती हुई तीर आकर के हेमचंद्र विक्रमादित्य के आंख में लग जाती है और हेमचंद्र विक्रमादित्य अपनी हाथी के हौद में ही बेहोश हो जाता है। उसे फिर खींच करके हौद से नीचे उतार करके उसकी गर्दन काट दी जाती है और यहाँ पर कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं बाकी रह जाती है दिल्ली के। और फाइनली अकबर जो है वो राजा बन जाता है, यानी 13 से 14 साल का बालक राजा बन गया और उसका संरक्षक बैरम खान है। लेकिन 60 में फिर अकबर को बैरम खान से युद्ध लड़ना पड़ता है, लोगों के ये बहकावे में कर देने के बाद कि बैरम खान राज्य को हड़प लेना चाहता है। तो बैरम खान से युद्ध लड़कर अकबर उसे हज की यात्रा पे भेज देता है और रास्ते में ही बैरम खान की हत्या कर दी जाती है पाटिल नामक जगह पर। और ये घटना से अकबर काफी दुखी होता है और अकबर बैरम खान की जो विधवा पत्नी है उनसे विवाह कर लेता है और उनके पुत्र जिनका नाम रहीम है उनको गोद ले लेता है, पढ़ाता है, लिखाता है और अपने नवरत्नों में शामिल करता है। कहा जाता है कि मुगलिया सल्तनत के असली संस्थापक जो है वो अकबर ही है। अगर संस्थापक देखा जाए तो वो तो बाबर है, लेकिन असली संस्थापक जो है उसे अकबर को माना जाता है, क्योंकि अकबर अपने राज्य का विस्तार करता है, बहुत तेजी से राज्य का विस्तार करता है, राजपुताना की तरफ, दक्षिण की तरफ, पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ, उत्तर की तरफ, और एक बेहतरीन राज्य बनाता है। और जब 1605 में अकबर की मृत्यु होती है तो वो अपना वो पूरा सब कुछ साम्राज्य अपने पुत्र को देता है और विदा लेता है, यानी मृत्यु होती है। 1605 में अकबर का पुत्र जहांगीर राजा बनता है, जिसकी बहुत रुचि है कला में, यानी चित्रकला में बहुत रुचि है। बहुत ज़्यादा तो वो विजित चीज़ों को नहीं करता है, हाँ, लेकिन उसी के समय में मेवाड़ और उत्तर के कुछ राज्य और पूरब के कुछ राज्य जीते जाते। और फिर उसके बाद एक बेहतरीन और शासक राजा बनता है जिसका नाम है शाहजहां, जिसने बहुत सारी इमारतें बनाई हैं और जो एक बेहतरीन और कुशल सेनापति भी है। सब कुछ होने के साथ साथ शाहजहां एक बेहतरीन और कुशल सेनापति भी है। तो शाहजहां फिर राज्य करता है। शाहजहां की अभी मृत्यु नहीं ही हुई रहती है कि उसको बंदी बनाकर उसका पुत्र औरंगजेब और अपने भाइयों को मार करके औरंगजेब उत्तराधिकारी बनता है, यानी राजा बनता है। ये घटना है 1658 की घटना है। और 1666 में शाहजहां की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 1658 में औरंगजेब राजा बनता है और 1707 तक औरंगजेब निर्विरोध तौर पे राज्य करता है। इसी समय दक्षिण में मराठाओं का उदय होता है।
और भारत में चारों तरफ, एक तरफ रोहिल्या, एक तरफ राजपूत, एक तरफ मराठे, और जगह जगह पर सब लोग लगभग क्या हो जाते हैं, औरंगजेब के शत्रु हो जाते हैं, और पूरा देश लगभग इनका विरोध के तौर पर जाग जाता है। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद ये साम्राज्य लगभग डगमगाना शुरू हो जाता है। और इसका कारण जो है, क्योंकि कहीं न कहीं औरंगजेब ने सबको असंतुष्ट किया है। एक तरफ उसने सिखों के गुरुओं की हत्या करके सिखों को असंतुष्ट किया है, कहीं रोहिल्याओं को असंतुष्ट किया है, कहीं राजपूतों को असंतुष्ट किया है, तो कहीं दक्षिण भारत के राज्यों को असंतुष्ट किया है। यानी कि हर जगह उसने सबको असंतुष्ट किया है, तो कहीं मराठों को असंतुष्ट किया। और ये बाद में धीरे-धीरे निकलता है, जब उसका साम्राज्य नष्ट होने लगता है, समाप्त होने लगता है। अब देखिए यहाँ पर औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बहादुर शाह राजा बनता है। औरंगजेब की मृत्यु में के बाद बहादुर शाह 63 वर्ष की आयु का है। अगर हम देखें कि मुगलिया सल्तनत में सबसे अधिक समय तक राज्य करने वाला व्यक्ति कौन था, तो अकबर था। और द्वितीय सबसे अधिक समय तक राज्य करने वाला व्यक्ति कौन था, तो वो औरंगजेब था। अगर हम बात करें कि मुगलिया सल्तनत में सबसे कम समय तक राज्य करने वाला व्यक्ति का कौन था, तो रफी-उद-दर्जत था। और हम बात करें कि उससे थोड़ा सा ज्यादा और राज्य करने वाला व्यक्ति कौन था, तो रफी-उद-दौलत था। तो सबसे अधिक दो शासन करने वाले व्यक्ति यानी अकबर और औरंगजेब थे, और सबसे कम समय तक राज्य करने वाले व्यक्ति रफी-उद-दर्जत और रफी-उद-दौलत थे। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह राजा बनता है, लेकिन बहुत अधिक समय तक वो जीवित नहीं रहता है, और जल्दी ही उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जहांदार शाह राजा बनता है, और जहांदार शाह लगभग एक गृह युद्ध की स्थिति में राजा बनता है। उसे फिर से अपने भाइयों को मारना पड़ता है, और अपने भाइयों को मार करके जहांदार शाह राजा बनता है। अब क्या होता है कि जहांदार शाह अपने जिस भाई को मारता है, उसी का एक पुत्र है फर्रुखसियर। फर्रुखसियर उस समय भाग जाता है और इलाहाबाद जाता है, बंगाल की तरफ जाता है, और उधर सैयद बंधुओं से सहायता मांगता है। कौन? ये बात है फर्रुखसियर की। फर्रुखसियर सहायता मांगता है सैयद बंधुओं से। सैयद बंधु फर्रुखसियर को सहायता देते हैं, और वो आकर के जहांदार शाह को मार देते हैं, और फर्रुखसियर को क्या बना देते हैं? राजा बना देते हैं। ये बात है सैयद बंधुओं की। फर्रुखसियर को वो क्या कर देते हैं? जहांदार शाह को मार देते हैं, और फर्रुखसियर को राजा बना देते हैं। अब फर्रुखसियर क्या करता है? तो फर्रुखसियर सैयद बंधुओं को हटाना चाहता है। क्यों? क्योंकि सैयद बंधुओं के ही पास लगभग सारी शासन सत्ता यानी सारा केंद्रीकरण है, यानी पूरी तरह से जो सत्ता है वो किसके पास है? सैयद बंधुओं के पास। तो फर्रुखसियर इनको हटाना चाहता है, मारना चाहता है। वो सहायता मांगता है मराठों से, मराठों को बुलाता वो सैयद बंधुओं को बांट देता है, एक को दक्कन भेज देता है, एक को आगरा रख देता है, और इस प्रकार से सैयद बंधुओं को कहीं ना कहीं मारना चाहता है। लेकिन इस घटना से सैयद बंधुओं को पता चल जाता है कि फर्रुखसियर हमें क्या करना चाहता है? मारना चाहता है। अब ऐसे में सैयद बंधु सहायता लेते हैं। किसकी? तो मराठों की सहायता लेते हैं। उस समय अगर बात करें मराठों का पेशवा कौन है, तो बालाजी विश्वनाथ उस समय मराठों के पेशवा हैं। बालाजी विश्वनाथ कौन है? तो बाजीराव के पिता हैं बालाजी विश्वनाथ, जो 1713 में पेशवा बने हैं। और इनको पेशवा कौन बनाया है? तो शाहू जी महाराज ने इनको पेशवा बनाया है। अब ये शाहू जी महाराज कौन है? तो शाहू जी महाराज जो संभाजी हैं उनके पुत्र हैं। और जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो शाहू जी महाराज को छोड़ दिया जाता है दिल्ली से, ताकि मराठे आपस में लड़ने लगे। और वही होता है, बालाजी विश्वनाथ शाहू जी का साथ देते हैं और उनको राजा बनाते हैं, और बालाजी विश्वनाथ स्वयं उनके पेशवा बन जाते हैं। तो बालाजी विश्वनाथ सैयद बंधुओं का साथ देते हैं, और यही घटना, जो यही संधि है, यही मराठों का मैग्ना कार्टा कही जाएगी। आगे बात करते हैं। फर्रुखसियर अब यहाँ से जब मराठे सैयद बंधुओं का साथ देता है, तो मराठों की सहायता से सैयद बंधु फर्रुखसियर को क्या कर देते हैं? मार देते हैं। और उसके बाद उस संधि पर समझौते के लिए रफी-उद-दर्जत को राजा बनाया जाता है, और रफी-उद-दर्जत उस मराठों के मैग्ना कार्टा पर सिग्नेचर करता है। ये मराठों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद कुछ ही 3 महीने के लगभग 3 महीने ही लगभग रफी-उद-दर्जत राजा के तौर पे रहता है, और उसके बाद उसे मार दिया जाता है, या कहा जाता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। अब जो भी सत्य है। उसके बाद राजा बनते हैं रफी-उद-दौलत। रफी-उद-दौलत ही मात्र 4 महीने ही राजा रहते हैं, और उसके बाद उनको भी मार दिया जाता है। कहा जाता है पेचिश से मर गए, बाकी जो भी रहा हो। रफी-उद-दौलत की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद फिर से राजा बनते हैं मोहम्मद शाह। अब देखिए,
सैयद बंधु की कितनों को मारते हैं, जहांदार शाह को मार करके फरुखसियर को राजा बनाते हैं, फरुखसियर को मार के रफीउद्दर्जत को राजा बनाते हैं, रफीउद्दर्जत को मार के रफीउद्दौलत को राजा बनाते हैं, रफीउद्दौलत को मार के फिर मोहम्मद शाह को राजा बनाते हैं। यानी देखिए मुगलिया सल्तनत इतनी कमजोर हो चुकी है कि दो सैयद बंधु जो छोटे से मात्र कहा जाए तो सेनापति हैं, वो बादशाह चुन रहे हैं कि कौन बादशाह बनेगा। वो मुगलिया सल्तनत जिसमें कभी अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब जैसे महान बादशाह हैं, और उनके समय में इन सेनापतियों की बात तक नहीं होती है। वो सेनापति इतने ताकतवर हो गए कि जहांदार शाह, फरुखसियर, रफीउद्दर्जत, रफीउद्दौलत और मोहम्मद शाह तक को राजा बनाते हैं। मोहम्मद शाह लेकिन इस अभियान में कामयाब होते हैं। मोहम्मद शाह सैयद बंधुओं को क्या कर देते हैं, मार देते हैं। मोहम्मद शाह के बाद फिर राजा बनते हैं अहमद शाह बहादुर। अब देखिए अहमद शाह बहादुर के समय फिर एक बेहतरीन सेनापति उनका बनता है जिसका नाम है सफदरजंग। आप एक हॉस्पिटल का नाम भी सुने होंगे, सफदरजंग, जो दिल्ली में है, एम्स के सीधे बगल में, जिसे वर्धमान महावीर के नाम से आज के तौर पे जाना जाता है। उस सफदरजंग को धीरे धीरे हटाकर फिरोज जंग जो तृतीय है, ये फिरोज जंग है, फिरोज जंग थर्ड, इस सफदरजंग को हटा करके अहमद शाह बहादुर को क्या कर देते हैं, मार देते हैं। और उनके बाद फिर राजा बनाते हैं आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय के बाद फिर शाहजहां तृतीय को राजा बनाते हैं, और उसके बाद फिर शाह आलम द्वितीय को राजा बनाते हैं। ये शाह आलम द्वितीय कौन है, तो ये शाह आलम द्वितीय अकबर शाह के यानी अकबर द्वितीय के क्या है, पिता। ठीक, अब देखिए, अब शाह आलम द्वितीय जो है अकबर द्वितीय के क्या है, पिता है। तो अब शाह आलम द्वितीय के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है, तब हम अकबर शाह को यानी अकबर द्वितीय को हम समझ पाएंगे। शाह आलम द्वितीय जो है ये 1760 में गद्दी पर बैठते हैं। कब बैठते हैं, 1760 में शाह आलम द्वितीय गद्दी पर बैठते हैं। शाह आलम द्वितीय इतिहास में बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति माने जाते हैं। कारण इसलिए नहीं कि उन्होंने बहुत बड़ी राजनीतिक उपलब्धि हासिल की या बहुत ज्यादा उन्होंने इमारतों का निर्माण किया या बहुत ज्यादा कला और संगीत का विकास किया, ऐसा नहीं। वो इसलिए जाने जाते हैं कि उनके समय में बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। जैसे 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, उन्हीं के समय में। 1764 में उन्हीं के समय में बक्सर का युद्ध हुआ। उन्हीं के समय में गुलाम कादिर ने उनको अंधा कर दिया। उन्हीं के समय में अंग्रेजों ने दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया। यानी समय समय पर बहुत सारी घटनाएं जो है वो शाह आलम द्वितीय के समय में हुई। तो आइए उन घटनाओं को एक बार पहले देख लेते हैं। तो अकबर शाह द्वितीय के जो पिता है वो शाह आलम क्या है, द्वितीय। तो 1760 को अकबर शाह को गद्दी पर बैठा सदाशिवराव भाऊ, यानी शाह आलम द्वितीय के जो पिता है, ध्यान दीजिएगा, शाह आलम द्वितीय के पिता हैं शाह आलमगीर द्वितीय। शाह आलम द्वितीय कौन पिता है, आलमगीर द्वितीय। अब आलमगीर द्वितीय जो है वो, अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं एक बार आलमगीर द्वितीय के पास। यहाँ पे आलमगीर द्वितीय को राजा बनाता है कौन, फिरोज जंग तृतीय। आलमगीर द्वितीय को फिरोज जंग तृतीय राजा बनाता है। लेकिन जब आलमगीर द्वितीय देखते हैं कि हमारे हाथ में तो शासन सत्ता कुछ है ही नहीं, पूरी तरह से तो फिरोज जंग तृतीय इस राज्य को चला रहा है, तो आलमगीर द्वितीय सहायता मांगते हैं मराठों से, और सोचते हैं कि मराठों से सहायता लेके हम फिरोज जंग तृतीय को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। फिरोज जंग तृतीय को पता चल जाता है और वो आलमगीर द्वितीय को क्या कर देते हैं, एक संत बुला करके मरवा देते हैं। ठीक, ये संत बुला के क्या कर देते हैं, मरवा देते हैं। और उनको आलमगीर द्वितीय को मरवाने के बाद शाहजहां तृतीय को ये गद्दी पर बैठा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, आलमगीर द्वितीय को मरवाने के बाद फिरोज जंग तृतीय जो है वो शाहजहां तृतीय को गद्दी पर बैठा देते हैं। अब जब उनकी मृत्यु होती है, आलमगीर द्वितीय की जब मृत्यु होती है, उस समय अकबर द्वितीय शाह आलम द्वितीय जो हैं वो भाग जाते हैं और भाग करके जाके मराठों का सहयोग लेते हैं, मराठों का साथ लेते हैं। और उस समय मराठा के जिसका सहयोग लेते हैं उनका नाम है सदाशिवराव भाऊ। जी हाँ, उस समय सदाशिवराव भाऊ जीवित हैं और सदाशिवराव भाऊ सहायता करते हैं किसकी, आलमगीर द्वितीय की। आलमगीर द्वितीय की एक तरह से सहायता होती है और आलमगीर द्वितीय सेना लेकर आते हैं और मार देते हैं किसको, शाहजहां तृतीय को। शाहजहां तृतीय को मार करके शाह आलम द्वितीय राजा बन जाते हैं और फिरोज जंग तृतीय को भी यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है और राजा कौन बन गया, शाह आलम द्वितीय। लेकिन इतना आसान नहीं था शाह आलम द्वितीय का राजा बनना। अभी तो इतिहास ने करवट बदली थी, अभी इतिहास में कई मोड़ शाह आलम द्वितीय को क्या करना था, देखना बाकी था। अब देखिए शाह आलम द्वितीय के साथ क्या होता है।
1760 में शाह आलम द्वितीय गद्दी पर बैठ गए। किसकी सहायता से? तो सदाशिवराव भाऊ की सहायता से। और किसको मार करके? तो शाहजहां तृतीय को मार करके और फिरोज जंग तृतीय को मार करके शाह आलम द्वितीय गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है। और 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है और इनके जो मित्र हैं सदाशिवराव भाऊ, इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है उसी पानीपत के तृतीय युद्ध में, क्योंकि मराठे पानीपत का तृतीय युद्ध जो है वो अहमद शाह अब्दाली से हार जाते हैं और मराठों की जो शक्ति है वो एकदम सीमित हो जाती है। अब लगभग 10 साल तक मराठे उठ नहीं पाएंगे। तो अब देखिए 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, सदाशिवराव क्या हो जाते हैं? मारे जाते हैं। फिर उसके बाद 1764 में युद्ध होता है। 1764 में अब कौन सा युद्ध होता है? तो 1764 में बक्सर का युद्ध होता है और ये युद्ध 3 सेनाएं एक तरफ और अंग्रेजों की सेना एक तरफ से युद्ध होता है। कैसे होता है? तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम और दिल्ली के बादशाह शाह आलम द्वितीय, ये तीनों एक तरफ होते हैं। अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम और दिल्ली के बादशाह शाह आलम द्वितीय एक तरफ होते हैं और हेक्टर मुनरो एक तरफ होता है। हेक्टर मुनरो यानी अंग्रेजों का नेतृत्व करता जो एक कुशल सेना नायक है, एक तरफ होता है। तीनों संयुक्त सेनाओं को बक्सर के युद्ध में क्या कर दिया जाता है? तो हरा दिया जाता है। और अब इस हार के बाद क्या किया जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाता है ब्रिटेन से। किस लिए? ताकि वो इन तीनों के साथ समझौता कर सकें। और 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। अब यहां पर क्या होगा इसको देखिए। तो 1764 से लेकर 1771 तक शाह आलम द्वितीय जो हैं इनको यहीं अवध में रखा जाता है अंग्रेजों द्वारा, एक तरह से बंदी के तौर पर। अब पूरे पर अंग्रेजों का कब्जा है। लेकिन 1771 में हमने आपको बताया, 1761 में मराठों की ताकत जो है, 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद मराठों की जो ताकत है वो लगभग सीमित हो गई है। वो ताकत क्या हो चुकी है? घट चुकी है। और अब लेकिन 1771 तक मराठों ने अपनी ताकत फिर से क्या कर ली है? हासिल कर ली है। अब मराठों ने अपनी पूरी ताकत क्या कर दी? जब हासिल कर दी तो शाह आलम द्वितीय को क्या बना दिया? दिल्ली का सुल्तान बना दिया। अब 1771 में फिर से शाह आलम द्वितीय दिल्ली के सुल्तान बन जाते हैं। और उसके बाद 1771 में मराठों की सहायता से दिल्ली क्या हो गया? सुल्तान हो गए। 1788 में फिर एक घटना शाह आलम द्वितीय के साथ होती है। 1788 में गुलाम कादिर नामक एक रोहिल्ला सरदार दिल्ली पर आक्रमण करता है और शाह आलम द्वितीय को बुरी तरह से मारता है, उनको अंधा कर देता है, उनके परिवार के सदस्यों को यमुना नदी के किनारे नचवाता है और बहुत सारे लोग यमुना में कूद के मर जाते हैं, बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लेते हैं और बहुत सारे लोगों की उस दौरान मृत्यु हो जाती है। तो बहुत क्रूर नंगा नृत्य होता है इस समय 1788 में गुलाम कादिर द्वारा। अब फिर उस समय मराठे फिर से इनकी सहायता के लिए, शाह आलम की सहायता के लिए दिल्ली पर आक्रमण करते हैं और 1788 में ही मराठों द्वारा इनको बुरी तरह से शाह आलम द्वितीय को जिता करके फिर से गद्दी पर बैठा दिया जाता है। तो 7 फरवरी 1789 में फिर से राज्याभिषेक हुआ किसका? शाह आलम द्वितीय का। और दिल्ली के फिर से क्या बन गए? बादशाह बन गए। लेकिन 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया और अब से लेकर के 1857 तक, 1803 में दूसरा जब कब्जा हुआ अंग्रेजों का, पहला कब्जा हुआ था 1764 में, 1764 के बाद 1803 में अंग्रेजों का जब कब्जा हुआ, इसके बाद 1857 तक या यूं कहें तो 1947 तक अंग्रेजों का कब्जा दिल्ली पर क्या होता है? बना रहता है। तो 1806 में शाह आलम की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है और 1806 में शाह आलम का जो पुत्र है अकबर द्वितीय वो राजा बनता है। तो ये रहा पूरा मुगलिया सल्तनत को एक बार हमने इसमें क्या कर दिया? पिरो दिया। अब आइए हम अकबर शाह के बारे में आते हैं, अकबर द्वितीय के बारे में आते हैं। और अब आप जान चुके हैं कि अकबर द्वितीय कैसे राजा बने हैं। तो ये हैं किसके पुत्र? शाह आलम द्वितीय के पुत्र। तो अब आइए अकबर द्वितीय के बारे में हम बात करते हैं। जन्म इनका कब होता है? 22 अप्रैल 1760 को अकबर शाह द्वितीय यानी अकबर द्वितीय का क्या होता है? जन्म होता है। कहा जाता है मुगलिया सल्तनत के 18वें सुल्तान थे। अगर उनको भी सुल्तान जोड़ा जाए जिसको कि गुलाम कादिर ने राजा बनाया था, तब ये 18वें मुगलिया सल्तनत के सुल्तान होंगे और नहीं तो ये 17वें होंगे। तो आप 17 मान सकते हैं, 18 भी मान सकते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ? 20 अप्रैल 1760 को इनका जन्म होता है। ठीक है।
किसका, अकबर शाह द्वितीय का जन्म 1760 को होता है, यानी जब इनके पिता राजा बनते हैं उसी समय इनका क्या हो रहा है, जन्म हो रहा है। और मृत्यु इनकी कब हो रही है, 28 सितंबर 1837 को इनकी मृत्यु हो रही है। ये द्वितीय राष्ट्र मुगलिया सल्तनत के राजा हैं, यानी इनके बाद इनका पुत्र राजा बनेगा जिसका नाम है बहादुर शाह जफर, और उसके बाद मुगलिया सल्तनत हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इनका शासन कब से कब तक चलता है, तो 1806 से लेकर 1837 तक इनका शासन चलता है। ठीक है। इनके पिता का नाम आप जान चुके हैं, शाह आलम द्वितीय है, और इनकी माता का नाम कदशिया बेगम है। ठीक है। इनके जो पुत्र हैं वो बहादुर शाह जफर हैं, यहाँ जफर लिख लीजिएगा, जफर हैं। इनके पुत्र कौन है, बहादुर शाह जफर हैं। अगर बात करें कि अकबर द्वितीय ने हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए एक त्योहार मनाना प्रारंभ किया था जिसका नाम था फूल वालों की सैर। इन्होंने एक त्योहार मनाना प्रारंभ किया, किसने, अकबर द्वितीय ने एक त्योहार मनाना प्रारंभ किया दिल्ली में, फूल वालों की सैर। तो और वो त्योहार आज भी दिल्ली में मनाया जाता है, फूल वालों की सैर। और ये मूलतः क्यों शुरू किया गया था, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम मिलकर रह सकें। देखिए हिंदू मुस्लिम को मिलकर रहने के लिए मुगल काल में देखा जाए तो बहुत सारे राजाओं ने बहुत सारे कार्य किए। अगर औरंगजेब को हटा दिया जाए तो बाकी बहुत सारे राजाओं ने बहुत सारे हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं मुगल काल में। तो उसके लिए अकबर शाह द्वितीय भी एक त्योहार चलाते हैं जिसका नाम है फूल वालों की सैर। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि औरंगजेब ने कौन से त्योहार को बैन कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1835 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सम्राट का अपमान करने के लिए उनके नाम के सिक्के चलाना बंद कर दिया। अब एक बात और जान लीजिए कि जब अकबर शाह द्वितीय यानी अकबर द्वितीय राजा बनते हैं यानी 1806 में, इस समय जो दिल्ली है वो पूरी तरह से किसके कब्जे में है, तो ये अंग्रेजों के कब्जे में है। क्यों, क्योंकि हमने बताया था 1803 में ही दिल्ली पर पुनः अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। अब दिल्ली पर से अंग्रेज का कब्जा कब से कब तक था, 1764 से लेकर 1771 तक दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा था। लेकिन फिर मराठों ने 1771 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया और शाह आलम द्वितीय को राजा बना दिया। लेकिन 1803 में फिर से अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, यानी कि जब इनके पिता शाह आलम द्वितीय अभी जीवित हैं तभी दिल्ली पर फिर से अंग्रेजों का कब्जा हो चुका है। यानी अकबर शाह जो हैं वो बस नाम मात्र के बादशाह हैं, इस समय तो दिल्ली भी इनकी नहीं है। यानी कि शाह आलम द्वितीय जब राजा थे तो उस समय तक मुगलिया सल्तनत के अधीन कम से कम दिल्ली थी, लेकिन इस समय मुगलिया सल्तनत के हाथों से दिल्ली भी निकल चुकी है, ये पूरी तरह से अंग्रेजों के हाथों में है। तो ये बात आपके दिमाग में रहे कि ऐसा ना सोचिएगा कि ये स्वतंत्र राजा नहीं, ये अंग्रेजों के अधीन राज्य कर रहे हैं, यानी ये सिर्फ और सिर्फ पेंशन भोगी बन के रह चुके हैं। इन आगे अभी बातें आएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1835 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सम्राट का अपमान करने के लिए उनके नाम के सिक्के चलाना क्या कर दिया, बंद कर दिया। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी और इंग्लैंड जाकर अपनी समस्याओं को बताने के लिए कहा। यानी कि मूलतः एक बार बार प्रश्न आता है कि राजा राम मोहन राय जिन्होंने सती प्रथा को नष्ट किया था, सती प्रथा को समाप्त करवाया था, 29 की ये घटना है, तो उस उनको राजा की उपाधि किसने दी थी, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि इसी अकबर द्वितीय ने दी थी, जो कि शाह आलम द्वितीय के क्या हैं, पुत्र हैं। इन्होंने उनको राजा की उपाधि दी और उनसे कहा कि आप इंग्लैंड चले जाइए और वहां पर महारानी से मेरे पेंशन की बात करिए। ये अंग्रेजों ने तो मेरा पेंशन बंद कर दिया है, मेरे जो भत्ते हैं, मेरे जो आवश्यकताएं हैं उनमें कटौती कर दी है, उनको बंद कर दिया है। तो आप जाके महारानी से फ्रंट टू फ्रंट एक बार बात करिए कि ये किस प्रकार से मुझ पर अत्याचार कर रहे हैं। तो इनके प्रतिनिधि के तौर पर राजा राम मोहन राय इंग्लैंड जाते हैं और वहीं पर वो रानी से बात करते हैं, लेकिन रानी मानती इनकी बात नहीं है और फाइनली राजा राम मोहन राय की वहीं पर क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और राजा राम मोहन राय को वहीं पर दफना दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि राजा राम मोहन राय को दफनाया क्यों गया, वो तो हिंदू थे तो उनको जलाया जाना चाहिए। नहीं, उस समय इंग्लैंड में जलाने की कोई परंपरा ही नहीं थी, यानी शवों को जलाने की कोई परंपरा नहीं थी इंग्लैंड में, तो इसलिए उनके शव को क्या कर दिया गया, वहीं पर दफना दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकबर द्वितीय ने राजा मोहन राय की उपाधि दी और इंग्लैंड जाकर अपनी रानी की समस्याओं को बताने के लिए उनको इंग्लैंड भेजा। ठीक है, इंग्लैंड से ही 27 सितंबर 1833 में 61 साल की उम्र में राजा राम मोहन राय का देहांत हुआ। 61 साल की उम्र में 1833 में वही इंग्लैंड में ही राजा राम मोहन राय की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। दाह संस्कार की उस समय अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्हें इंग्लैंड में ही ब्रिस्टल में कहां पर दफनाया गया है राजा राम मोहन राय को, तो ब्रिस्टल में दफनाया गया है, दफना दिया गया। अकबर शाह
आलम द्वितीय के दूसरे पुत्र थे। शाह आलम द्वितीय के क्या थे? ये दूसरे पुत्र थे अकबर द्वितीय। लॉर्ड हेस्टिंग ने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से मुगल बादशाह को दी जाने वाली सहायता को क्या कर दिया था? रोक दिया था। किसने इनकी सहायता रोकी थी? यानी अकबर शाह द्वितीय की सहायता, यानी कि उनकी पेंशन, बाकी सारी चीजों को किसने रोक दिया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने उनकी चीजों को रोक दिया था। उस चीजों को फिर से शुरू करने के लिए अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी और इंग्लैंड भेजा कि आप जा करके रानी से मिल करके मेरी समस्याओं को बताइए और मेरी पेंशन क्या करिए? बढ़वाइए या शुरू करवाइए। तो अब आप देख रहे हैं ये पूरा अकबर शाह आज यहाँ पर समाप्त होते हैं और आज यहाँ सेकेंड लास्ट जो है वो मुगलिया सल्तनत का जो व्यक्ति है समाप्त हो रहा है। कौन? अकबर द्वितीय। और अब हम कल बात करेंगे मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में, जिनको हिंदुस्तान भी नसीब नहीं हो सका, जिनकी मृत्यु के लिए हिंदुस्तान की जमीन भी नसीब नहीं हो सकी और उनकी मृत्यु बर्मा रंगून में हो गई, वहीं पर जेल में बंद हुए हो गई और उनके बेटों को यहाँ दिल्ली में काट दिया गया। कहा जाता है कि उनके बहुत सारे एक आध जो बेटे थे जो भाग गए और बाद में कहाँ कहाँ छिटके और किस प्रकार से उन्होंने एक तरह से कुर्बानियां दी देश के लिए। देश को आज़ाद कराने में बहादुर शाह जफर की आखिरी दम तक जो उन्होंने जो लड़ाइयाँ लड़ी और उनके पुत्रों ने जो लड़ी वो बहुत बेहतरीन था और वो देश के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन बात तो थी, इसमें कोई शक नहीं। तो आज अकबर शाह द्वितीय समाप्त होते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे बहादुर शाह जफर के बारे में और इसके बाद मुगलिया सल्तनत समाप्त हो जाएगी। 1526 से लेकर 1857 तक की ये घटनाएं समाप्त हो जाएंगी और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मराठी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।